हेलो बच्चों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। तो बच्चों, आज आप लोग के सामने बेहतरीन आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। जिसमें आपको मैंने पहली वीडियो के अंदर ही बताया था कि आपको कंसेप्ट और एक्सरसाइज दोनों मिलेगा। कंसेप्ट करेंगे, फिर उससे एक्सरसाइज करेंगे, फिर कंसेप्ट, फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, इस तरह से हम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आपको परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, जो कि आपका प्रश्नावली 1.1 है। परिमेय संख्या अगर आपको पता चल गई, बेसिकली परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ बेटा जी यहाँ पर कि आपको मैं सारी संख्याओं के बारे में बताऊंगा। परिमेय संख्या का मतलब यहाँ पर जो जो संख्याएं होती हैं सबको ही बताऊंगा। परिमेय संख्या भी बताऊंगा, परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, सब कुछ इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रश्नावली 2 भी पढ़ेंगे, मतलब प्रश्नावली 1.2 भी करेंगे, जिसमें हम अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। आप लोग परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा है पिछली कक्षाओं में, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर और इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो संख्या के बारे में आपको मैंने बताया था कि संख्याएं जो होती है, मतलब जो नंबर्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। हमारे जो नंबर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बिना दशमलव वाली संख्या, और एक होती है दशमलव वाली संख्या, है ना। दशमलव वाली संख्या जो पॉइंट के बाद ऐसे कुछ जाती है, जिसमें पॉइंट्स लगे होते हैं। और बिना दशमलव वाली संख्या में आपको प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहाभाज्य संख्या, ये सब कुछ मैंने पिछले क्लास के अंदर भी बताया था। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक जाती हैं। सम संख्या 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 से विभाजित होती हैं वो सभी सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या वो होती हैं जो 1 3 5 7 करके जाती हैं, ये सभी आपकी क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। पूर्णांक वो होते हैं जो जीरो के इधर प्लस में जाते हैं और जीरो के इधर माइनस में आते हैं। जीरो को मैंने बताया था कि ये धनात्मक होता है। लोग कहते हैं ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, लेकिन क्वेश्चन जीरो जो होता है वो आपका धनात्मक होता है। अगला है पूर्ण संख्या, जो जीरो से स्टार्ट होती है। भाज्य संख्या वो होती है जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 है, 4 4 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, इसके अलावा 2 से भी कटता है। तो इसके 3 हो गए ना, 3 हो या 3 से ज्यादा, वो सभी के सभी आपके भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्या आपको पता ही है, बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। सहाभाज्य संख्या वो होती है जो जोड़ा में आएंगी, और इनका जो एचसीएफ होता है, यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसा 2 3 हो गया, इन दोनों में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। 3 5 7 13 17 23 हो गया, इसके अलावा और भी ले सकते हो, जैसे हम ले लेते हैं 21 और 29, इन सभी संख्याएं आपकी देखो, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। दोनों में एचसीएफ अगर निकालोगे तो दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं मिलता। ये सभी संख्याएं आपकी सहाभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। प्राकृत संख्या, इसे हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स होते हैं, विषम मतलब ऑड नंबर्स होते हैं, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, भाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, और अभाज्य संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर्स, और सहभाज्य होता है ये ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब दो क्या होता है, दो आपको पता होना चाहिए, एक स्पेशल नंबर होता है। क्या होता है? स्पेशल नंबर। और इसको स्पेशल नंबर क्यों बोला जाता है बेटा जी? स्पेशल नंबर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्पेशल नंबर इसलिए होता है क्योंकि एक ऐसा ये नंबर होता है जो कि अभाज्य भी होता है और साथ में सम अभाज्य होता है। दो के अलावा जितनी भी संख्याएं आप देखोगे सभी विषम अभाज्य होती हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है। लेकिन कोई पूछ ले प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो फिर वो 2 होती है। इन बातों को याद रखोगे। ठीक है, डन है। ओके, आपको ये सारी चीज पता चल गई। दशमलव वाली संख्या वो होती है जो पॉइंट के बाद क्या होती है, रुकती ही नहीं है, ऐसे चलती जाती है, मतलब कि जिसे पॉइंट्स लगे होते हैं उसको बोलते हैं दशमलव वाली संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं बेटा जी, तो यहाँ पर आप देखोगे, ध्यान देने वाली बात है, जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको पढ़ना होगा इसको कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को याद रखोगे। दो आपके पास कोई भी परिमेय संख्याएं होंगी, उनके बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को याद रखोगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आपको बताना इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं। मैंने बताया इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए जब भी एग्जाम में आएगा ना तो यही पूछेगा आपसे कि
5 बताओ, 6 बताओ, क्योंकि अनंत होती है तो बताएगा कि भैया अनंत तो होती है, उसमें से कितने हम निकाल के दिखाएं, बताना पड़ेगा ना आपको। तो कम से कम वो बोलेगा 5 निकाल के गए, 6 निकालिए, वो आपको बोलेगा, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको निकालना होगा, मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए आपके पास एक 2 नंबर है और एक 3 है, इनके बीच में आपको परिमेय संख्या बतानी है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 को जोड़ लो, तो 2 और 3 को जोड़ दो और आधा कर दो, 3 2 5, 5/2, 5/2 का आधा क्या होता है 2.5, मतलब ये आ गई ना संख्या। अब आप इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो तो ये बीच वाला आ जाएगा। इस तरह से इसके कितने निकलते चले आएंगे, फिर इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अनंत परिमेय संख्या निकल के आती हैं। इसीलिए वो हमेशा आपसे कहेगा कि आपके पास जो भी नंबर दिए होंगे उसमें पूछेगा कि 5 परिमेय संख्या निकालो, जो भी कहेगा वो आपको निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, जब हम हल करते हैं तो सबसे पहला काम होता है इसका, जो भी आपके पास नंबर दिए हैं, जैसा कि आपके पास 3/5 दिया है, इन दोनों का हर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 3/5 लिख लिए, और अगला दिया है हमारे पास 2/7, यही दिया है। अब आप देखोगे तो इन दोनों का हर सेम नहीं है, जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम परिमेय संख्या इनके बीच में नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम होगा इनके हर को सेम बनाना। हर को सेम कैसे बनाएंगे, हर को सेम बनाने के लिए इसका जो हर में होगा उनको इन दोनों में गुणा कर देंगे, इसके हर से इन दोनों में गुणा कर देते हैं, तो इससे आपका हर बराबर बन जाता है। तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 के इसमें करवा देते हैं 3 गुना 7 और अपान में 5 गुना 7, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21 और 7 5 35, 7 5 35, ठीक है। और यहाँ पर 7 है तो ये 5 का इन दोनों में करवाएंगे, तो 2 गुना 5 और नीचे भी आपका हो जाएगा 7 गुना 5। आपको पता है ना, किसी भी संख्या का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। इक्विवेलेंट्स पढ़े हो ना आप लोग, तो 5 गुना 10 होता है और अपान में आपको हो जाएगा 7 5 35, ये हमने लिख दिया, क्लियर। अब देखो दोनों का हर हो गया सेम, जब दोनों का हर सेम हो गया तो उसने पूछा है 5 परिमेय संख्याएं बतानी है इनके बीच में। तो अब देखो 21 से लेकर के 21/35 है और 10/35 है, तो दोनों में देखोगे तो ये वाला आपका बड़ा है, सॉरी छोटा है, तो ये 10/35 से लेकर के 21/35 के बीच में हमारे आराम से मिल जा रहे हैं कितने, 5 ठो। अगर 5 नहीं मिल पाते तो हम क्या करते, इस 5 में एक बढ़ा देते, कितना 6, तो 5 जितने भी निकालना होगा उसमें एक जोड़ करके जितना भी संख्या आता है उसका दोनों में गुणा कर लेते। लेकिन जब इसका हमने हर बराबर कर लिया तो उसके बाद जो नंबर मिला उसमें ऑलरेडी 10/35 से 21/35 के बीच में 5 परिमेय संख्या मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिख देंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं, अतः 5 परिमेय संख्याएं हैं, कौन सी हैं, तो देखो 10/35 के बाद क्या आता है 11/35, फिर 12/35, फिर 13/35, फिर 14/35, फिर 15/35, फिर 16/1 2 3 4 5 हो ही गया, हो गया आंसर, हो गया हमारा, क्योंकि 5 ही निकालना था तो देखो 5 निकाल लिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका उत्तर। इजी है ना, डन है ना, बहुत इजी चीजें हैं, बस आपको दिमाग लगाना है। आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि ये और इनके बीच में इतनी परिमेय संख्या बताओ। मान लीजिए आपके सामने एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण में आपके सामने और ले लेते हैं, उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर होता 1/2 तथा 3/5 के बीच 10 परिमेय संख्याएं बताइए, कितनी, 10 परिमेय संख्या बतानी, 10 परिमेय संख्या। तब कैसे करते, यही काम करते, हल डालते। सबसे पहले आपको 1/2 लिखना था, बराबर में लगाते, फिर 3/5 है, ये हम 3/5 लिख दिए और फिर बराबर लगाते। वही काम पहले इनका हर बराबर करेंगे, अगर हर बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहला काम हर बराबर करते हैं, देखो 2 है और इसमें 5 है, तो इस 5 के इन दोनों में गुणा करेंगे, तो 5 के इन दोनों में करोगे तो 1 × 5 होगा और नीचे भी 2 × 5 होगा, तो ऊपर हो जाएगा 5 1 × 5 और नीचे 5 2 × 10। यहाँ पर है तो इस 2 का डिनोमिनेटर का ही करते हैं, तो 2 का इन दोनों में कर दो हर में और अंश दोनों में, 3 गुणे 2 और बटे में 5 गुणे 2। इससे क्या होता है, इनका जो हर होता है वो बराबर हो जाता है, 3 दूना 6 5 दूना 10, यही होगा। हमने दोनों का हर का देखो सेम कर लिया, 3 से इसमें 5 से करवा दिए, 5 1 5 5 दूना 10, इसमें 3 से इसमें हमने करवा दिया कितने से, 2 से, तो इस 5 का इस दोनों में, इस 2 का इन दोनों में, 3 दूना 6 5 दूना 10, ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत होना चाहिए, डन है। ओके, जब इतना चीजों आपने कर लिया, अब देखोगे इन दोनों के बीच में अगर तुम 5/10 से 6/10 में जाओगे तुम्हें 10 ठो नहीं मिल पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं क्या, 10 ठो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए जो 10 है ना इसमें एक बढ़ाकर वापस से इसमें गुणा करवा देंगे। तो आपके पास ये 10 है तो 10 में एक जोड़ोगे 10 और 1 11 होता है, तो 5 × 11
बटे में भी 10 गुने 11 करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले तो हमने इसलिए किया कि उसका हर सेम हो जाए। अगर हर सेम होता तो डायरेक्ट यहाँ पर जो भी संख्या होती उसमें एक जोड़ करके अंश और हर में गुणा करा देते, लेकिन यहाँ पर इसका अंश और हर सेम नहीं था, मतलब हर सेम नहीं था, इस वजह से हमने पहले हर को सेम बनाया, उसके बाद 10 में 10 निकालना है तो 10 में एक जोड़ करके अंश और हर में गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा 5 गुणते 11 बटे 10 गुणते 11, तो ऊपर हो जाएगा 11×5 = 55 और नीचे हो जाएगा 110, यही हो जाएगा। क्लियर। इसमें भी करेंगे वही चीज, कितने से गुणा करेंगे 11 से, तो 10 गुणते 11 बटे 10 गुणते 11, मतलब 6 गुणते 11 10 गुणते 11, तो ये हो जाएगा 66 और बटे में कितना हो जाएगा 110। अब बताओ 55 से लेकर के 66 तक जाओगे तो क्या इसके बीच में आपको 10 परिमेय संख्या नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पर 10 परिमेय संख्या आपको आराम से मिल जाएंगी। अब 10 परिमेय संख्याएं तो कौन कौन सी मिलेंगी, तो 55 के बाद क्या आता है 56, 56 बटे 110, फिर 57 बटे 110, फिर 58 बटे 110, है ना, 58 बटे 110 हो गया, और इसके बाद 59 बटे 110, फिर 60 बटे 110, फिर 61 बटे 110, 62 बटे 110, 63 बटे 110, 64 बटे 110, 65 बटे 110, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, उत्तर हो गया। इजी है कि नहीं इजी, जल्दी बताइए आप लोग, इजी है या फिर नहीं इजी है। तो देखा कितने आसानी से, सबसे पहला काम होता है हर को सेम बनाना। जब हर सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, जितने भी संख्याएं पूछेगा उसमें एक जोड़ करके अंश और हर में गुणा करके हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। आगे ना, आइए आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सरसाइज के। तब आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 आ चुकी है और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है। क्या आप p बाई क्यू के रूप में इसे लिख सकते हो, जहां p और q आपके पूर्णांक हैं। तो भैया हल जब करते हैं इसको तो आपको पता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में जिस संख्या को हम लिखते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है। तो शून्य पूछा है एक परिमेय संख्या, तो शून्य लिख दिए, 0/1 लिख दो। अब बताओ 0/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं ना ऐसा, परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0/1 इसको लिख सकते हैं। फिर कहता है इसे p बाई क्यू लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हमने लिख दिया ये। फिर कहता है जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य आपका एक परिमेय संख्या होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, 3 और 4 के बीच में चार परिमेय संख्याएं बताना है। बिल्कुल पुराना जैसा ही क्वेश्चन है, कर पाओगे, बहुत ईजी है भाई साहब। क्वेश्चन आपके पास है, इसको हम हल करते हैं। हल डालेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है 3, तो 3 लिखोगे, 3 के पान में कुछ नहीं तो 1 लगा लो, बराबर लगा दो। फिर 4 है, 4 लिख दो, बटे में 1 लिख दो, बराबर लगा दो। अब बात आती है, मैंने कहा कि इन दोनों का हर सेम होना चाहिए, लेकिन हर बनाने के लिए इसका हर से इन दोनों में, इसके हर से इन दोनों में करते हैं, लेकिन इसका हर तो बना बनाया है ना भाई। जब हर इसका बना बनाया है तो कुछ भी नहीं करते, जितनी इनकी संख्याएं पूछता है उससे एक बढ़ा करके अंश और हर में गुणा करते हैं। तो 6 बताना है तो 6 में एक जोड़ दो कि कितना हो जाएगा, 6 में जब एक जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है 7, इसलिए 7 से इसमें भी गुणा करवा देंगे, 3 × 7 और अपान में भी 1 × 7, तो कितना हो जाएगा 7 × 21 होता है और अपान में 7 कम 7, इसमें भी करवाएंगे 7 से ही, तो 4 × 7 और नीचे 1 × 7, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 बटे 7 कम 7, ये हो गया। तो उसने पूछा है परिमेय संख्याएं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः कितनी 6 परिमेय संख्या, कितनी 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं तो बताओ। देखो ये नंबर छोटा तो यहीं से आगे बढ़ेंगे, 21/7 के बाद क्या आता है 22/7, ये लिख दो 22/7, फिर लिख दो 23/7, फिर लिख दो 24/7, फिर 25/7, फिर 25 के बाद 26/7, 26 के बाद 27/7, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। देखो इनके बीच में आराम से 6 परिमेय संख्या निकाल दी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 हो गया, यही हो गया इस प्रश्न का उत्तर। बहुत इजी चीजें हैं बेटा जी, बहुत इजी हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, यहाँ पर होमवर्क है पहला क्वेश्चन कि 5 व 7 के, 5 व 7 नहीं बल्कि 5 व, चलो इसको 6 बना देते हैं, 6, या मैं फिर से ही लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 8 व 9 के बीच 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय
संख्याएं, ये बताना है आपको। दूसरा आपको बताना है 3/5 व 4/7 के बीच 20 परिमेय संख्याएं, 20 परिमेय संख्याएं बता लोगे। ये दो आप लोग के लिए होमवर्क है, इन्हें आपको घर पे करना है और कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है 3/5 व 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याओं को बताइए। बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जब आप इसे हल करोगे भैया, हल करेंगे तो क्या करोगे आप 3/5 को लिख दोगे और इसके बाद ये 4/5 को लिख दोगे, लिख दिए। अब मैंने क्या कहा, इनका हर पहले सेम करना है, तो भैया इसमें तो हर बना बनाया है, सेम है यार, कोई दिक्कत नहीं। जब हर सेम है तो जितनी भी संख्या पूछता है उससे एक बढ़ा करके अंश और हर में गुणा करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। देखो 5 है तो 5 में एक जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से इसमें भी गुणा करवाएंगे, 3 गुणते 6 और नीचे भी 5 गुना 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 त्रिक 18 और नीचे हो जाएगा 6 पंचे 30। यहाँ पर भी तो 4 गुणते 6 और बटे में 5 गुणते 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, ये हो गया। अब इसके बीच में आप परिमेय संख्या न लिख पाओगे, जल्दी बताओ इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, जल्दी बताओ 5 परिमेय संख्याएं, जल्दी बताइए क्या हो जाएंगी 5 परिमेय संख्याएं। तो देखो 18 के बाद क्या आता है 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 24/30, हो गया। मेरे कहना 1 2 3 4 5, यही हो गया उत्तर। क्लियर है? चलिए इजी है ना, कितना इजी चीजें हैं, अभी इससे इजी कोई चीज हो सकती है, कुछ नहीं। अब बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर की जांच करना, उत्तर देना है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक, ये पहला क्वेश्चन है, पहला, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता है। ये मतलब कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां पर ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मुझे लगता है, ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका यहां शुरू हो रहा है, यहां से। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो याद करो जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 डेट 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 इनफाइनाइट तक, लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से होती है, 0 1 2 3 डेट 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 इनफाइनाइट। तो क्या बताइए, प्राकृत संख्या इस पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आ रही है, एक से लेकर पूरी संख्या इसमें आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य बात है, ये आपका एक सत्य बात है। रीजन है कि सारी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इस वजह से, ठीक है। अगला आते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक जो होते हैं वो जीरो की इधर 1 2 3 डेट 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 इनफाइनाइट तक, और इधर माइनस में भी -1 -2 -3 डेट 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 इनफाइनाइट तक। अब बताइए पूर्णांक भी सब आता है, क्या ये सारे के सारे पूर्ण संख्या में जाएंगे? तो भैया पूर्ण संख्या जो होती है, अभी भी मैंने बताया कि सिर्फ 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक जाती है। तो इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में उभय नहीं करेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ यहाँ इतनी आएगी, ये तो आ नहीं पाएगी। तो सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होंगी, लेकिन सारी पूर्णांक संख्याएं आपकी पूर्ण नहीं होंगी, इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इजी है ना, फॉल्स हो जाएगा मतलब, ठीक है। चलिए अगला कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कहती है जितनी भी परिमेय संख्या होती है वो सबकी सब पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या सिर्फ ये होती है, मान लो अगर आपने 5 ले लिया तो 5 तो एक आपका परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपान में आप 1 लगा सकते हो, तो ये पूर्ण भी है और परिमेय भी है। लेकिन तुम अगर 4/5 ले लोगे तो ये आपकी एक परिमेय संख्या है कि नहीं, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या ये होती है। इसका मतलब सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती, पूर्ण के अलावा भी संख्याएं कुछ ऐसी होती है जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए यह वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बोलो इससे आसान कुछ है क्या? तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, अगर यही घुमा देता कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती तब सही हो जाता, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये गलत बात है। क्योंकि आपने देखा 5/1 ये परिमेय संख्या और 5 एक पूर्ण संख्या भी है, लेकिन 4/5 भी परिमेय है, लेकिन 4/5 क्या पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य बात कह रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पहली एक्सरसाइज जो थी वो आपकी फिनिश हो जाती है, कितने आसानी से हमने कर लिया। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके सामने हूं और यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूं।
आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखिए आगे आपके सामने आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, आपने पिछली कक्षाओं में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा था, लेकिन आपकी ये जो वाली एक्सरसाइज है इसमें आपको अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होगा। कैसे करेंगे? बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना सा। क्वेश्चन आपके सामने है कि दिखाइए कि √3 संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। आपको दिखाना है कि ये संख्या रेखा पर हम √3 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। आपके सामने जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन होगा तो आपको याद रखना है, अगर हल को देखने से पहले आपको मैं यहां पर एक चीज समझाना चाहूंगा। यहां पर अगर आपके सामने कोई भी संख्या √m में है, ऐसे कोई संख्या है जैसे यहाँ पे √3 है, और इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या में से एक माइनस करेंगे। एक माइनस कर दोगे, फिर जो आएगा उसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, फिर आपको आगे क्या करना है वो प्रोसेस बताएंगे। तो देखो रूट के अंदर जब भी कोई संख्या होगी तो सबसे पहले √m-1 निकालते हैं। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें भी यही काम करना होगा। हमारे पास संख्या है √3, तो हम क्या करेंगे, √3 में से एक को माइनस करेंगे। कर दिए, √3 को में से एक माना, तो कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आएगा, √2। तो हमें संख्या रेखा पर सबसे पहले √2 को प्रदर्शित करना होगा, तभी हम √3 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब √2 को प्रदर्शित करना है, तो √2 को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींचते हैं। आपको पता है यहाँ पर आपका 0 होता है और यहाँ पर आपका 1 होता है, ये आगे आपका 2 होता है, बट हमें सिर्फ और सिर्फ √2 के लिए एक यूनिट लेना होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है ये, और यहाँ से एक यूनिट ही खींचेंगे। समझ में आ रहा? आपने इसको 0 से 1 तक एक यूनिट ले लिया, और उसके बाद इसमें भी एक यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिए, और जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो इसमें से आपको एक यूनिट कट कर लेना है बस। सेंटीमीटर में जो भी एक यूनिट मान रहे हो आप, एक यूनिट हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर बराबर एक यूनिट मान रहे हो, तो इसका मतलब जब 2 सेंटीमीटर होगा तो इधर, तो कहने का मतलब जब भी आप एक से एक खींच लिए, एक खींचने का मतलब क्या होगा, आप √1 निकाल, मतलब यहाँ पर 1 यूनिट काटना है। जहां पर कटेगा इसको यहाँ से मिला दो, हो गया, मिला दिए, हो गया। अब जब इसको मिला दिए तो यहाँ पर आपको अपना एक सुइया जो होता है उसका नोक यहाँ रखो और पेंसिल का नोक यहाँ रखो। जब ऐसे रखोगे तो इसके बाद इसको मिलाते हुए ऐसे करोगे तो ये लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। यही बस आपका आंसर हो जाएगा, √2। बोलो कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपने अभी √2 निकाला है, ये अभी आप लोगों ने √2 निकाला है। ये क्या निकाले हो, ये अभी आपका √2, अभी आपने √3 नहीं निकाला, इस बात को याद रखना। अभी आपने ये सिर्फ और सिर्फ √2 निकाला है। और आपको पता है कि अगर आपको √3 बनाना है तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और आपने देखो √2 रिप्रेजेंट कर लिया। जब आपने संख्या रेखा पर √2 रिप्रेजेंट कर लिया तो वहीं से फिर से परपेंडिकुलर खींच देंगे, खींच दिए। अब वही काम करना है, एक यूनिट कट कर लो, एक, तो यहाँ पर रखे, एक कट कर लिए, यहाँ पर कट कर दिए, बस। अब इसको मिला दो, यहाँ से यहाँ पर मिला दिए। अब देखो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये √2, यानी अब ये वाली लेंथ आपके पास √2 आ गई, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये भी आपके पास 1 ही है, क्योंकि आपने हमेशा इसमें 1 यूनिट ही कट करना है। अब आपको पता है ये पाइथागोरस प्रमेय से ये √2 और ये √1, तो यहाँ पर अगर आप इसको O है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो A है और इसका नाम B दे देते हो, तो इस OB का स्क्वायर क्या होता है, बोलो, OB का स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर 90 अंश बनता है, तो ये OA का स्क्वायर और प्लस का इस AB का स्क्वायर के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ देखोगे OA कितना है, ये वाला, यानी √2 ही तो है, तो √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस AB कितना है, तो 1 है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपका √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, और ये प्लस का 1। तो यहाँ से आपने देखा कि OB का स्क्वायर बराबर आपने निकाल लिया, OB का स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए OB, तो OB बराबर निकालोगे तो ये 2 में से एक 3 हो जाएगा, रूट हटेगा तो रूट लग जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा। इसका मतलब कि आपने ये वाला निकाल लिया, √3 आ गया। और आपको पता है कि जब ये √3 है तो आपको पता है कि एक सर्कल में रेडियस जितनी होती है सब बराबर होती हैं, तो यहाँ पर रख करके ये देखोगे तो रेडियस ये आगे बढ़ाओगे, जहाँ पे कट करेगा वो भी रेडियस होगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कट कर देगा, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा √3। ये हो गया उत्तर। ऐसे हमें निकालना होता है, ठीक है। जो भी हमें रिप्रेजेंट करना होगा उससे पहले √m-1 निकालते हैं, तब जाकर चीजें आती हैं। क्लियर है? अब आइए मान लेते हैं ये क्वेश्चन अभी आपको समझ में नहीं आया। मान लो √3 के बजाय आपको √2 रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 लिखोगे, फिर क्या करोगे, √2 में से एक माइनस करेंगे तो √1 आ जाएगा, और 1 से रूट से बाहर निकालोगे 1 आएगा,
और आपको पता है कि संख्या रेखा पर 0 तो होता ही है, 0 के बाद 1 यहाँ पे होता है ना। अब ये 1 1 यूनिट हो गया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचोगे, कितना कट करना होता है, 1 यूनिट। जहां पर कट करेगा इसको मिला दो। अब आपको पता है ये भी एक है, ये भी एक ही है, और ये कितना निकल के आएगा बताओ। मान लो ये O है, इसको हम कुछ नाम दे दें, A है, और ये B है। इसका मतलब अगर आपको OB का निकालना होगा, OB का स्क्वायर, तो कैसे निकलेगा OB का स्क्वायर। OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस OA का स्क्वायर और प्लस इस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये हमने कर दिया। तो देखो OB का स्क्वायर अगर हमें चाहिए, OB का स्क्वायर, तो OA आपके पास एक है, एक का स्क्वायर प्लस ये वाला भी एक है, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, तो OB का स्क्वायर आपके पास आ गया। तो यहाँ से अगर आप OB निकालना चाहोगे तो एक और एक रूट के अंदर 2 हो जाएगा, एक और एक जोड़ोगे और इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। ये इसका मतलब तुमने इसको तो रूट 2 निकाल ली। ये अब जब ये रूट 2 है तो आपको पता है एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती हैं। अगर आप देखोगे यहाँ से ये रख करके ऐसे जब खींचना चाहोगे, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जब ये रूट 2 है तो ये भी तो रूट 2 होगा ना, इसलिए आपका यहाँ तक जो होता है ये रूट 2 होता है। और ये आपने देखो संख्या रेखा पर आपने रूट 2 को दिखा दिया, इस तरह से आपका रूट 2 आता है। क्लियर। जब आपने रूट 2 निकाल लिया तब रूट 3 निकालना बड़ा इजी है, क्योंकि अगर आपको रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा पर रूट 2 दिखाना ही पड़ेगा। तो ये आपने, क्योंकि रूट 3 से जब एक माइनस करोगे तो रूट 2 आता है। अब रूट 2 आपको संख्या रेखा पर नहीं पता, इसलिए रूट 2 को पहले निकालना पड़ेगा। जब आपने रूट 2 को पता कर लिया यहाँ पर है, तो बस जहां पर रूट 2 है वहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर एक यूनिट कट करेंगे, इस तरह से आपका बन जाता है। मान लो रूट 4 होता तो रूट 4 तो बड़ा इजी है, रूट 4 से एक माइनस करते तो रूट 3 माइनस 1 आता, तो रूट 3 आ जाता। और वैसे भी रूट 4 का मतलब सीधा बाहर आता, रूट 4 का स्क्वायर रूट पूरा निकल आता है 2, तो सीधा सीधा लाइन पर मिल जाता है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए और भी कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक संख्या होती, मान लो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रूट 17 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो कैसे करेंगे, हल डालेंगे, हल डालने के बाद वही काम करेंगे। क्या काम करना होता है, वही कि रूट 17 है तो रूट 17 लिखेंगे, और रूट 17 से हम क्या करेंगे, एक माइनस करते हैं ना, अभी पीछे बताया, तो कितना आएगा रूट 16, और रूट 16 को बाहर निकालोगे तो इससे सीधा 4 आता है। रूट 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। अब आपको नंबर लाइन खींचनी है, ऐसे खींच दिए। आपको पता है यहाँ पर आपका 0 होता है, फिर ये 1 होता है, फिर ये 2 होता है, ये 2 हो गया, और ये 3 होता है, और ये आपका 4 होता है। ठीक है, 4 तक खींच लिए। आप चाहो थोड़ा सा और खींच दो, आपने 1 1 सेंटीमीटर खींचते हुए खींच दिया। अब ये तो हो गया 4 यूनिट, यानी यहां से लेकर के पूरा यहां तक का जो लेंथ हो जाएगा आपका, वो कितना हो जाएगा, बोलिए। यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका 4 यूनिट, मतलब यहां से ये आपका 4 यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 यूनिट। अब आपको जहां पर 4 है वहां से क्या करना होता है, परपेंडिकुलर खींचना होता है, खींच दिए, अभी आपको मैंने बताया। अब जो भी परपेंडिकुलर होगा उसमें हमेशा कितना कट करते हैं, हमेशा एक ही कट करेंगे। तो आप यहाँ पर रखोगे 1 सेंटीमीटर कट कर लिए, ये मान लो यहाँ पर आएगा, कट कर लिए। अब आपका ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं, तो ये इसको उठाइए और यहाँ पर मिला दो, मिला दिए। जब मिला दिए तो आपको पता है कि 4 है, ये 1 है, तो ये O है, इसका नाम कुछ दे देते हैं, A है, ये B है। तो वही काम करेंगे, OB का स्क्वायर निकालेंगे। तो आप देखो जरा ध्यान से, OB का स्क्वायर निकालो, क्या होगा, इस OA का स्क्वायर और प्लस इस AB का स्क्वायर, यही होगा। तो OB का स्क्वायर बराबर निकालना चाहोगे तो OA कितना है, देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर, और ये आपका 1 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो OB स्क्वायर बराबर 16 और 1 17 होता है। देन OB अगर निकालना चाहोगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट 17। ये इसीलिए आप जब भी इधर इतना लोगे इतना, तो आप आंख मूंद कर यहाँ पर लिख दो कि रूट 17 ही आएगा। और जब ये रूट 17 आया तो ये रेडियस हो जाती है ना भाई, ये क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है, रेडियस। तो यहाँ पर रखोगे, आर को फैलाओगे, ऐसे एक ऐसे यहाँ पर नोक रखोगे, एक सुइया का नोक यहाँ रखोगे, बस यहाँ पर रखते हुए ऐसे करके ऐसे खींच दोगे, ये लाइन पर कहीं ना कहीं कट करेगा, यहीं पर आपका आ जाएगा रूट 17। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नहीं समझ में आया। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर बेकार बात है। अब आप लोग को वीडियो को पॉज करके या बैक करके फिर से देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि सर ऐसा क्यों हो जाता है, आपको पता है कि रूट 17 है, अगर आप रूट 17 लिख रहे हो, रूट 17, तो आपको पता है रूट 17 है, अगर मैं इसको
16 मान लेता हूँ क्योंकि 16 के पास में है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 होगा। लेकिन ये 17 मतलब क्या है, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा ही तो आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट अगर 16 का निकालोगे, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर 16 से थोड़ा सा भी ज्यादा संख्या होगी तो वो 4 से थोड़ा आगे आएगा, और वही रीजन होता है, देखो 4 से थोड़ा सा आगे आता है। ये रीजन यही होता है कि आप जो भी होगा 4 से देखो थोड़ा सा आगे आ रहा है। जब आप ऐसे कट करोगे ना नंबर लाइन पे, तो ये 4 से थोड़ा सा आगे ही कट करेगा। वो रीजन यही बताता है कि जब 16 होता है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन 16 से थोड़ा सा ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा आगे कट करेगा। इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा यहाँ से भी बेटा जी, यहाँ से भी आप लोग के लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ इस पेज में भी, और वो आप लोग को घर पे करना है, और आप करके वो मुझे क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में भेजोगे। होमवर्क, संख्या रेखा पर √5, √10, √26, √, √3 को प्रदर्शित कीजिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसे करके आप लोग ना मुझे भेजिएगा, कहीं पर भी भेजिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हाईग्राम, हाउग्राम, जहां भी भेजना हो भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे। अब आपके सामने आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि निम्नलिखित दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य। आपको कारण सहित बताने हैं कि बात सत्य है या फिर असत्य है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है क्या। तो आप याद करो कि वास्तविक संख्या मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या वो आपकी दो तरह की होती है, एक तो परिमेय भी होती हैं, और एक अपरिमेय भी होती हैं, अपरिमेय, है ना। बताओ याद है कि नहीं। इसका मतलब कि सभी अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती हैं, इसका मतलब ये आपका सत्य बात है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है, तो यम एक प्राकृत संख्या है। जल्दी बताओ, अगर संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का है तो यम एक प्राकृत संख्या जरूरी है क्या। जल्दी बताओ। तो मान लीजिए प्राकृत संख्याएं वही होती हैं, प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। मतलब अगर रूट के अंदर है कोई संख्या, वो बाहर आएगी तो हमेशा वो प्राकृत संख्या कह रहा बनेगा। आइए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम थर्ड वाले को चेक करते हैं, मान लीजिए रूट के अंदर आपने 4 ले लिया, तो √4 को बाहर निकालोगे 2 आएगा। 2 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत है, इसका मतलब सही है। लेकिन अगर मैं रूट के अंदर भैया 3 ले लेता हूं तो ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये आपका प्राकृत संख्या है क्या, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब कह रहा है कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है तो वो हमेशा जो बाहर निकलेगा, ये m हमेशा एक प्राकृत संख्या ही होगी। तो बताओ क्या सही बात है क्या, जल्दी बताइए। अगर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है तो यम एक प्राकृत संख्या होती है, कभी m प्राकृत संख्या जरूरी नहीं है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जल्दी बताओ। कह रहा सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अरे भैया उल्टा पूछ लिया, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होंगी लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होंगी, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती है, परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय होंगी। परिमेय और अपरिमेय दोनों की दोनों आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या मतलब होता है रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर। और ये आपको पता है इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, ये होता है आपका रेशनल नंबर, और ये होता है आपका इरेशनल नंबर। इसका मतलब उसने ये कहा है कि सभी ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। ये तो गलत बात हो गई ना, ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स की कैटेगरी में रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाते हैं। लेकिन इरेशनल अगर बोल रहे हो तो इरेशनल में सिर्फ और सिर्फ जरूरी थोड़े कि आपका रियल नंबर ही आएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन वास्तविक संख्या के अंदर ये दोनों आती हैं, इस बात का ध्यान। तो सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं ना अपरिमेय होती हैं और ना ही परिमेय होती हैं, दोनों होती हैं। यहां पर ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य हो जाएगा। उल्टा नॉट अलाउड, ऊपर वाला सही है लेकिन ये वाला गलत है, इस बात को याद रखोगे। डन है।
तो थोड़ा सा इस चीज को फॉलो करोगे, थोड़ा मनन करोगे, दिमाग लगाओगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कहता है क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि आपको बताना है कि जो भी हमारे पास कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा ये रेशनम होगा। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको ऐसे बोल सकते हो, और ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट इज या और इरेशनल नंबर्स। कह रहा है जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव आपके पास पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, उन सभी का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होगा। चलिए चेक करते हैं, हल डालते हैं। हल में देखो, मान लेते हैं हमने रूट अंदर ले लिया 4, 4 ले लिया। 4 क्या है? एक पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल निकाल लिए तो कितना निकल के आएगा? 2 आएगा। अब बताओ 2 क्या है? एक, ये एक परिमेय संख्या है, ये आपका एक परिमेय संख्या है। बोलो जल्दी से। मान लो हमने रूट 3 ले लिया, 3 क्या है? एक आपका धनात्मक पूर्णांक है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ये क्या नहीं निकलेगा? तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसने ये कहा है कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा उसका वर्गमूल निकालोगे तो कहता अपरिमेय ही बनेगा। तो भैया पहली बात तो अपरिमेय नहीं बनेगा, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। तो पहले प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा जब हम इसको लिखेंगे हल में इसके, तो हल में लिखेंगे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर उदाहरण लेंगे। अब एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण की मदद से हम इसको दिखा देंगे। उदाहरण हमने लिया कोई एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या ले लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक 5 ले लें। 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 का वर्गमूल क्या होगा? √5 1। लेकिन अपरिमेय बोला है ना, तो अपरिमेय के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला एग्जांपल नहीं लेंगे, अपरिमेय के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेंगे। सॉरी, परिमेय हमें दिखाना है क्योंकि उसने अपरिमेय तो बोला है ना, तो हमें परिमेय दिखाना है। यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल, तो क्या होगा? 4 का वर्गमूल, रूट के अंदर भी दिखा दो ऐसे, धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल अर्थात ऐसे लिखोगे 2 है, 2 है। अतः बस हो गया, बस हो गया, इतना ही लिखना हो गया, इतना ही आपको लिखना है, हो गया उत्तर। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बताना था, हो गया उत्तर। और आपको पता है कि हाँ 2 है, तथा ये एक चीज, तथा 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन और लिख दीजिए, 2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि उसने कहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, तो हमने पहले कह दिया नहीं, अपरिमेय के अलावा परिमेय भी होता है। यहाँ पर देख सकते हो धनात्मक पूर्णांक 4 लिए, 4 का वर्गमूल निकाले 2 आया, और 2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये असत्य बात है, गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम लिख दें नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय और परिमेय दोनों होता है। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों हो सकता है या दोनों होता है। देन क्लियर हो गया ना? आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, अतः स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों होते हैं। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिखाइए कि √5 संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? अभी मैंने पीछे बताया ना, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस आपको अपनाना है। चलिए हल डालते हैं। हल में आपके पास दिया है √5, √5 को क्या लिखोगे? 5 से घटाएंगे, मतलब कितना आएगा? 4 आएगा, 4 को बाहर निकालोगे 2 आएगा। अब बनाएंगे संख्या रेखा, ये हो गई संख्या रेखा। ये आपको पता है 0 होगा, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 यूनिट हो गया, 2 यूनिट यहाँ तक लिख दीजिए। और जहाँ पर 2 यूनिट आया वहाँ से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर, इसको ए मान लो। कितना कट करते हैं? हमेशा एक ही कट करते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, इसका नाम कुछ बी दे देते हैं, ठीक है। अब इस ओ और बी को मिला देते हैं, मिला दिए। और आपको पता है, अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया हूँ ये चीज को, कि जब आपने ये चीज निकाल ही लिया तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 5। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। लेकिन रूट के अंदर आता है, आता है कि नहीं आता? चाहो तो यहाँ पर फिर से आप निकाल दीजिए कि ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इस ओ ए का स्क्वायर प्लस
ए बी का स्क्वायर, यही हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप ए बी का स्क्वायर बराबर निकालोगे ओ बी का स्क्वायर, तो ओ ए कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस ए बी कितना है, ए बी आपके पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर आपके पास मिल जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 का नाम 1, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर 4 1 5। देन ओ बी बराबर निकालोगे तो ये उधर लग जाएगा √5, और देखो हमने ओ बी निकाल लिया ओ बी। और आपको पता है जब ओ बी है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पर रखोगे इसको अपने कंपास या एक सुइया की नोक यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ रखोगे, और इसको मिलाते हुए ऐसे करोगे कि कहीं ना कहीं लाइन पर कट करेगा, तो यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो आपका √5 आ जाएगा। और देखो ध्यान से समझो, आपको पता है कि √5 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पता होना चाहिए कि √5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.235, यानी 2 से थोड़ा सा आगे ही जाएगा, है ना, 2 से थोड़ा सा आगे जाएगा। और आपको पता है यहाँ तक 2 है, तो 2 से थोड़ा आगे गया है कि नहीं गया, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये आप लोग का इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो अब बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो, नहीं है ना, इजी है ना। अच्छा, इस बात को भी जानते रहो कि √5 की वैल्यू 2.235 होती है। बोलो किसी को भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, इजी है ना, चीजें बहुत ईजी है, बहुत आसानी से मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है? अब आपका बेटा यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितना भी था वो आपका एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्या लेके आएंगे, एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ये सारा कुछ हम एक्सरसाइज को करेंगे। और आपको पता है कि एक्सरसाइज में हम सबसे पहले हम कंसेप्ट पर बात करते हैं, देन एक्सरसाइज करते हैं। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी तक मैं आपके साथ जुड़ा था, बाकी थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपका मैथ्स एजुकेटर नितेश निराला सर आपके साथ था अभी तक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और हमारी इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।